अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर 1 बजे की डेवलपमेंट के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ दे रहे हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज तो आपने एक और असम्बली तोड़वा दी। एग्जैक्टली, मैं वो अपने नाज़रीन को बताने चली कि कुछ अजीब सी हवा ही निकल चली है। पहले पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो गई, अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दी गई है। वो सियासी मैं कह रही हूँ कि हवा जो है इस्तीफे भी कौमी असम्बली जी एग्जैक्टली वो भी वही बात करी सर, वो मैं वही बात करी हूँ कि सियासी हवा जो है कुछ अलग ही जानिब निकल पड़ी है। ये अब हमने जो कल बात की थी आखिर में कि ये जो आपका जो इलेक्टोरल निज़ाम है, असम्बलियाँ हैं, ये मंतकी अंजाम की तरफ तेजी से चल पड़ी हैं। नहीं यानी आम इंतखाबात की बात करने जा रहे हैं आप, उसकी तरफ जा रहे हैं ना, मतलब उसके अलावा तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। के सही तरीके से प्रोसेस के थ्रू नहीं करना, जलील हो के ही आपने वहां तक पहुंचना। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब जब है ना जी, जो वो चाहते हैं वो हो रहा है जी। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्यों, तो वो मैं आपको कहूंगा कि परसों या उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा जी हम कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, ठीक है जी, और उनके डर से उन्होंने कहा उनके 35 अरकान के 34 या 35 अरकान के नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दिया। अच्छा, अब जो वो चाह रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, वो इन्होंने खुद कर लिए। लेकिन अच्छा, उसमें ये बात भी आई कि 125 हमने दिए थे पूरे के पूरे हमारे, वो तो वो यही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन उसमें एक खौफ भी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि जब उन्होंने वापसी की बात की तो अगर वो वापस आते तो 124 अरकान जो उनके साथ हैं उनके होते हुए आपको अदम एतमाद की तहरीक का भी सामना करना पड़ सकता था और एतमाद का बोर्ड भी। और दूसरी जो मेन बात है, क्योंकि इस निज़ाम को ऐसे ही चलाना चाह रहे हैं, अधूरा लंगड़ी लूड़ी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली है, उसको वो इसलिए इस तरह से चलाना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि राजा रियाज जैसा जैसे कठपुतली जो है वो अपोजिशन का लीडर रहे, ताकि कल को जब भी अगर इसका टेन्योर पूरा होता है या उससे पहले अगर असम्बली डिसॉल्व करनी पड़ती है तो उनके साथ कंसल्टेशन के बाद जो है वो निगरान हुकूमत बना सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि 60 अरकान चाहिए किसी भी अपोजिशन को, और अभी तक तो 60 से ज़्यादा तो हैं तहरीक इंसाफ के कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस के पेश करने के लिए 60 MNAs चाहिए होंगे। तो अब देखें ये मूव किधर को जाती है। अब KPK की जो असम्बली है वो भी तहलील हो गई है। जिस तरह से निगरान वज़ीर आला की पोजीशन जब तक नहीं फिलअप होती उस तरह से परवेज इलाही कर रहे हैं, परवेज इलाही कर रहे हैं पंजाब की, और इसी तरीके से अब इमरान खान करेंगे। ये बड़ी देखें ना, ये गैर मामूली सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि आपके 4 सूबों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा, अगर वो उन्होंने असम्बलियां तोड़वा दी हैं, उसके बाद आपने 34 ये बंदे जो हैं MNAs, इनका भी बाई इलेक्शन आइन के थ्रू होना है, आइन के तहत होना है, तो मैं नहीं समझता 34 के साथ शेख रशीद का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। 35 करें, वो तो 35 पे भारी हैं। अच्छा हाँ, सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब 35 ये हो गए और मेरे ख्याल में 450 के करीब, 450 से ज्यादा तो ये 2 असम्बलियों के हैं। और अगर ये फिर मामला था कि सिंध असम्बली से भी रिजाइन करेंगे जितने भी इनके मेंबरान हैं, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी तादाद में जब इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ये जिम्नी तो नहीं हो सकता। ये तो जाहिर है कि आम इंतखाबात, मेरी बात सुने, इंतखाबात चाहे जो भी हो, अच्छा खासा आपका टाइम लगता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी सारी जो है आपके पैसे लगते हैं, आपकी सारा कुछ होता है, और फिर बात ये कि वो कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि आपको पता है आपके आम इंतखाबात आने वाले हैं, तो एक दफा इंतखाबात करवा लें। ये देखें कि आप पे जग साई कितनी बड़ी होगी कि आप टुकड़ों में करवा रहे हैं, आप 2 सूबों के पहले करवा रहे हैं, फिर आप जिमनी करवा रहे हैं, फिर आप कौमी असम्बली का 6 महीने बाद 4 महीने बाद सर एक्सपेंस अपनी जगह पर है। हम लोग आटा रोटी के लिए रोते फिर रहे हैं, आप लोगों को यही समझ नहीं आ रही आप इसे करके, मतलब मुझे तो अवाम के लिए कहाँ है। मुझे तो एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नाजरीन कि अवाम यहाँ पिसती हुई नजर आ रही है, इन लोगों को अपने खींचा तानी के अलावा कुछ समझ नहीं आ रही। आप लबीबा ठीक कह रही हैं, अवाम तो खैर हम जैसे कहते हैं कि मिट्टी चाटने पे मजबूर है। आपको पता है कल जो है इलेक्ट्रिसिटी का फिर 5 रुपए के करीब जो है फी यूनिट बढ़ा दिया गया, और अभी गर्मी आनी है तो आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ये कब्रों में फेंकेंगे, मतलब जीते जागते लोगों को इन्होंने जिंदा दरगोर किया पिछले साल, और अभी से सर्दियों में ये हाल है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, ये अल्टीमेटली आपको जो है इंतखाबात, आम इंतखाबात ही करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों को समझ है ये सारी चीजें? नहीं, समझ है उनको, लेकिन इक़्तिदार से प्यार भी है, इक़्तिदार से इतना प्यार है क्योंकि उनको पता है कि हम अक़लियत में हैं, और वो जिस तरीके से आया मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता,
क्योंकि इमरान खान तो इसको कहते हैं, ऑपोजिशन भी सब तमाम अरकान कहते हैं कि रिजीम चेंज था। तो ठीक है, अगर रिजीम चेंज था या नहीं था, लेकिन ये बात, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो अकलियती है, क्योंकि अक्सरियती पार्टी जो है वो बाहर बैठी है, या उसको मतलब जो है आप उसको इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं। और इनको ये पता है, आप देखें ना, आप आगे स्टेटमेंट पढ़े ना, क्या आप सुने, आपने सुनी होगी जो फजल रहमान साहब ने कहा जी, वो कह रहे हैं कि मैं तो बैठूंगा ही नहीं, हम लोग इलेक्शन में, हाँ जी पीडीएम हाँ पीडीएम कह रही है हम लोग इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेंगे। मतलब और राना सना ने भी कही जी, राना सावला भी कह रहे हैं कि हम तो ज़िमनी इंतखाबात। अच्छा, उसका रीजन ये है कि उनको हर बाय इलेक्शन में ज़िमनी में बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। अच्छा। और अब वो ये नहीं चाहते कि ये जो 34 या 35 सीटें हैं, क्योंकि ये भी चली जाए। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया ना कि इन सारी सीटों पे इमरान खान लड़ेंगे इलेक्शन। हाँ, अच्छा, अब तो कराची में जैसा भी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर दाग तो हैं, हाँ। ठीक है जी, अब वो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी जो अवामी मकबूलियत है वो वापस आ गई है, हमने वो इलेक्शन जीता है। अच्छा, नहीं पीपल्स पार्टी की, अच्छा पीपल्स पार्टी की बात करें, ठीक है जी। अच्छा, अब वो ये नहीं चाहते कि ज़िमनी में हम फिर हारे, हाँ। और फिर ये जो हमने एक वो सिलसिला चढ़ाया कराची के इलेक्शन का, वो उतर जाए। हाँ। और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट, अभी तो वो उसके जश्न से ही बाहर नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है आम इंतखाबात पे पड़ना है। मैं वही कह रही हूँ कि अभी तो उस जश्न से बाहर ही नहीं आए, अभी तो वो जश्न मना रहे हैं जगह जगह। आप इसमें ये देखें कि रात के वक्त जो है उन्होंने डिसाइड किया और इलेक्शन कमिश्नर ने डी नोटिफाई भी कर दिया। अच्छा हाँ, मैं यही अपने नाज़रीन से ये बात करना चाह रही थी कि पीटीआई के 34 अरकान प्लस शेख रशीद के इस्तीफे मंसूर कर लिए गए और इलेक्शन कमीशन ने 35 डी नोटिफाई भी कर दिया। सर, इतनी देर से ये मामला था, लटका हुआ था, 125 अरकान इस्तीफे दिए हुए थे। सर, ये रातों रात हुआ क्या? अच्छा, पहले देखें ना, अब ये इसमें जो आपकी मुनाफकत है सियासतदानों की या हुक्मरानों की, वो सामने आती है कि जब आप पहले वो कह रहे थे कि हमारे रेजिग्नेशंस जो है एक्सेप्ट करें, तो स्पीकर साहब कह रहे थे कि जी एक एक करके मेरे पास आए, हाँ जी, और मुझे यकीन दिलाएं जी, ठीक है जी। वो तो आप अंडर प्रेशर तो नहीं हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली, अंडर प्रेशर तो नहीं है, आपके ही दस्तखत हैं, मैं इंडिविजुअली मिलूंगा और फिर करूंगा। अच्छा, और एकदम से विद इन डेज आपके पास 34 अरकान पहुंच गए अपने फायदे के लिए। और फिर सबसे बड़ा रोल जो यहाँ पे आ रहा है, जिसपे तमाम जमात इस्लामी भी उसके ऊपर उंगलियां उठा रही है, इलेक्शन कमीशन का रोल आ रहा है कि आपने विद इन, मैं कहता हूँ आवर्स, विद इन आवर्स आपने किसी को भी बुलाए बगैर, हालांकि इलेक्शन कमीशन भी बुला सकता है अरकान को कि ये इस्तीफे आपके हैं या नहीं है, तो आप इंडिविजुअली बेसिस पे बुला के बात कर सकते हैं। नोटिफाई कर दिया उसको विद इन नो टाइम। अच्छा सर, मुझे ना इलेक्शन कमीशन ये नेक्सस नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, मुझे इलेक्शन कमीशन का रोल समझ नहीं आती, कहीं तो अपने फैसले पर ऐसे मतलब लाइक ऐसे डट जाता है जिस तरह कराची के बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर डट गया। अब आप ये देखें, नहीं सर, अब इसलिए मैं चाहता हूं कि वो ग्रेटर प्लान का हिस्सा था कि कराची में पीपल्स पार्टी को विन विन सिचुएशन में लेके आना है। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि ये एक नेक्सस बना हुआ नजर आ रहा है। सर, फिर आपको लगा बढ़ती हुई इदारे बटे हुए नजर नहीं आते? देखिए ना, आप अगर 125 के इतनी देर से अरकान लटके हुए थे कि इस्तीफे इनके लटके हुए थे, एक ही दिन या समझे 2-3 दिनों के बीच में उन्होंने ये फैसले किए। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये नेक्सस है ना, ये आप तो हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद चीमा साहब, पीटीआई के रहनुमा हैं। वार्म वेलकम टू द सर शो। चीमा साहब, आपके 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। अभी परसों ही तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम असेंबली में वापस चला जाएं ताकि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर न रहे। देखिए, बेसिकली ये बात साबित करती है कि इंटेंशंस क्या है, नीयत क्या है। 9 महीने से एक ही बात कर रहे थे कि असेंबली में आए, अपना रोल प्ले करें, जमहूरियत में असेंबली में आना चाहिए, आए, बैठ के तय करें जो भी आपने तय करना है, रूल्स ऑफ द गेम तय करने हैं, इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होना है वो तय करना है, डेट तय कर, असेंबली में आए। हम कह रहे थे आप हमारे इस्तीफे कबूल करें, उन्होंने 9 महीने इस्तीफे कबूल नहीं किए। पहले जो किए उसका जो हशर हुआ वो पता है आपको। 11 अब जब हमने अनाउंस किया कि हम वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफे सारी बातें भूल के इस्तीफे मंजूर कर लिए। फिर साथ इसको जोड़ के देखें कराची का इलेक्शन जो बल्दियात का हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में ये जो एक क्रिमिनल का टोला आ गया है, ये क्रिमिनल जो हैं इस मुल्क में जमहूरियत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। जमहूरियत तो शुरू होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, जमहूरियत तो शुरू होती है मैंडेट से, अवामी राय से। ये अवामी राय को किसी भी तरह एक ऐसा वज़ीर आज़म बैठा हुआ इस मुल्क में जिससे पाकिस्तान के 0% अवाम ये तवक्को करते हैं कि ये यू कैन से कि
हमारे मसाइल का हल है। मतलब शहबाज शरीफ उस लिस्ट को टॉप कर रहा है जिसमें सवाल पूछा गया कि कौन सा लीडर आप समझते हैं कि आपके मुल्क के मसाइल को हल करेगा। अभी जो पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए हो रहा है, आप कैसे देखते हैं कि जो 2 नाम दिए हैं नून लीग ने, उनको आप कैसे देखते हैं? मैं जो पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे क्रिमिनल्स की हुकूमत है, ये तो इस बात को ये भी सपोर्ट करती है, मेरी बात को एंडोर्स करता है कि दो नाम भेजे हैं मुस्लिम लीग नून ने। अहद चीमा का नाम भेजा है और दूसरा नाम उन्होंने भेजा है शायद आप कह लें कि नकवी साहब का, नहीं नकवी साहब का, फिर एहसन बून का नाम भी आ रहा। अच्छा, एहसन बून का भी नकवी का और अहद चीमा का जी। इससे अंदाजा होता है कि यू कैन से ये मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी जो है, पीडीएम का टोला जो है, ये जमहूरियत से कितना मुहलस है, ये करना क्या चाहते हैं। चीमा साहब के ऊपर तो केस थे ना जी, नैब के। चीमा साहब जी सर वो निकल गए सारी मतलब आप कह रहे हैं कि सारों पे ये चलो वो तो नैब पे रहे, पकड़े रहे बड़ी देर तक जी, लेकिन काम का तो हमें सारों को पता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ से खेल रहा है कि इस मुल्क में आप कह लें कि एक्चुअल जर्नलिज्म किसने किया है, या यू कैन से कि जो एक अदालतों को अपनी फेवर में इस्तेमाल करने का रोल किसने प्ले किया है, या पार्टी का माउथ पीस कौन बना है, बजाय ये कि वकला की सियासत या अदालतों में रिफॉर्म्स की बात करते हैं। एहसन बून साहब उन्होंने मुस्लिम लीग नून का एक माउथ पीस के तौर पर काम किया और वकला के प्लेटफॉर्म को यूज किया उन्होंने। तो किसी भी बंदे की, इन तीनों बंदों में से किसी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अगर क्रेडिबिलिटी के बगैर एक बायस्ड आदमी या एक इल इंटेंशन के साथ आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, तो फिर आपका पता चलता है कि आप सियासत किस तरह की करना चाह रहे हैं, आप किस तरह का इलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो चीमा साहब अवामी मैंडेट को कितना मानते हैं। चीमा साहब जब आपकी जानिब से भी 3 नाम दिए गए, उन पे भी तो उन्होंने कोई एतराज नहीं उठाया। हमारे नाम जो है उनमें से ना दिए हुए नामों में से कोई फाइनल होते तो हम समझेंगे कि इनकी नीयत ठीक है, इनके नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं। वो मलिक अहमद ने कहा, लेकिन उन्होंने इनके जो उनके हायर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, एग्री नहीं किया। अच्छा, तो चीमा साहब अगर ये जो केयर टेकर पंजाब का या केपीके का अगर इत्तेफाक नहीं होता पार्लिमानी पार्टी में भी, तो फिर ये तो इलेक्शन कमिश्नर करेगा या इलेक्शन कमीशन करेगा। तो आपको क्या उम्मीद है कि वहां पे कोई न्यूट्रल शख्स को जो है केयर टेकर बना दिया जाएगा? ना बिल्कुल नहीं है। वो जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो इतना डर्टी रोल प्ले किया है, वो तो एक अपनी नूयत का डर्टी हैरी है। तो उसका तो कैसे कि मैं जो क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, मैं शामिल कर रहा हूँ माशाल्लाह मौसूफ को। सो ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिमिनल्स की गिरफ्त में है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के उस नाजुक मोड़ पे जिसमें हुकूमत क्रिमिनल्स कर रहे हैं, एट द हेल्प ऑफ अफेयर जो है क्रिमिनल बैठ गए। तो चीमा साहब ये अवाम का प्रेशर इतना है और रहना चाहिए कि ये आप पहले के क्रिमिनल के पंजे से हम छुड़ा सके इस मुल्क को, हमें छुड़ाना होगा। अदरवाइज भूख से पहले मरे हैं, लेकिन यहाँ कहते देखिए जी, आपने पॉलिटिकल जो आपके पोल स्कोरिंग थी, आपने जब एतमाद का वोट लिया तो बड़ी जिक पुचाई अपोजिशन को, उसके बाद आपने असम्बली भी तोड़ दी, केपीके की भी असम्बली तोड़ दी। लेकिन जब निगरान जो सेटअप है प्रोविंशियल, उस पर आके आप, मुझे लग रहा है कि कहीं फंस ना जाएं इसमें। देखें, मैं आपको ना एक बात कहूँ, जो अवामी हमायत होती है ना जी, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये अवामी हमायत लोगों को घुटनों पे ले आती है। Exactly. लेकिन घुटनों पे लाने के लिए आपका बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है, मुल्क का नुकसान हो जाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है और उसकी वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इस मुल्क के लिए बेहतर यह है कि जितनी जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ये इशू है। अदरवाइज ये जो है ना जी, अवामी हमायत का या अवाम एक तरफ खड़े हों और चंद क्रिमिनल एक तरफ खड़े हों, चंद लुटेरे एक तरफ खड़े हों, तो ये वही हाल होता है जो ईरान में हुआ था, फिर वही हाल होता है जो श्रीलंका में हुआ। तो चीमा साहब, ये जो 35 ज़मीनी इंतखाबात हैं, इनके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने, मतलब उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी 33 के ऊपर जो है इमरान खान साहब लड़ेंगे, वेराज मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इसके ऊपर आएंगे ही नहीं, मतलब हम इलेक्शन नहीं पार्टिसिपेट करेंगे ज़िमनी में।
तो फिर ये तोड़ने का मकसद क्या था, इनको डी नोटिफाई करने का मकसद क्या, अगर उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना है आपके खिलाफ? तो देखें, वो तो बेसिकली किसी भी हालत में इस मुल्क का खून निचोड़ रहे हैं कि कुछ ना करके डबो के तो उस पर बैठ के रहना चाहते हैं। ये तो बेसिकली किसी मजार के मुजावर हैं ये, कि पीर साहब पहले जिंदा थे, पैसे बच रहे थे, अब पीर साहब फौत हो गए तो उनकी कब्र से पैसे लेने वाला। ये मुस्लिम पीडीएम इस वक्त इस मजार पाकिस्तान के मजार की मुजावर है। ये पाकिस्तान के मजार पे जो आने वाले वो खीर है, पैसे हैं, दूध है, वो ले रहे हैं ये कि मर गया तो फिर भी हमें उसमें से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कि भाई आपने मुल्क डुबो दिया, इकोनॉमी डुबो दी, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। आज इस मुल्क में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं मिल रही, पेस्टिसाइड नहीं मिल रहे, खाद नहीं मिल रही, बिजली के लिए तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एलसी नहीं खुल रही है जी, $5,000 की एलसी नहीं खुल रही। हाँ, $5,000 की एलसी नहीं खुलती, हजारों डॉलर वहाँ पड़े हैं, उनका हम डॉलर्स में दे रहे हैं, डैमेज दे रहे हैं, हम सारी चीजें दे रहे हैं। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, और फिर आप बेशर्मी से डिटाई से बैठे हुए हैं, मतलब आपके चेहरे पे मलाल नहीं है, आपको कोई पैनिक नहीं है। उनको लाने वालों को पैनिक, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कहाँ सोए हुए हैं। जो लेके आए थे कौन से माफी मांगे जाके? चीमा साहब, लाने वाले भी कौन से माफी मांगेंगे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। चीमा साहब, पंजाब के जो जिमनी इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है काम भी शुरू कर दिया है, के बीकेपी के ऊपर भी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब से पीटीआई जो है वो कितने % वोट ले लेगी? देखिए, वोट हमारा इस वक्त 70% है। 70%? 70% बहुत बड़ा परसेंटेज है। चीमा साहब, बहुत बड़ा परसेंटेज बता रहे हैं आप। जी, मैं यही बता रहा हूँ, सोच समझ के बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वापराता नहीं बता रहा हूँ। आपको बहुत से ऑड्स का मुकाबला भी करना पड़ेगा ड्यूरिंग इलेक्शन। मैं वही कह रहा हूँ कि ऑड्स का मुकाबला करके हम इलेक्शन जीतेंगे, 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे। अगर हमारा वोट 60% हो जाए, हमारा वोट 55% हो जाए, तो हम 2/3 मेजोरिटी ले लेते हैं। हमारा वोट अगर 55% हो तो हम 2/3 मेजोरिटी हमारे पास आ जाए। तो फिर इमरान खान 33 सीटों पर लड़ रहे हैं जी, जिमनी जो कौमी असम्बली की नशिस्तें। मुझे नहीं लगता इलेक्शन हो, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन होना है जी, जनरल इलेक्शन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिमनी होगा नहीं, अब एक दफा आम इंतखाबात आप ब्रेकिंग दे रहे हैं हमें कि जनरल इलेक्शन होगा जी, जनरल इलेक्शन होगा, ये अप्रैल में जनरल इलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने अपना कीमती टाइम, मतलब वो जिस देखें हम जो पहले बात कर रहे थे तो हालात उधर ही जाते नजर आ रहे हैं कि इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट अक्टूबर तक आपको नहीं लगता कि जाएंगे? नो, इससे पहले आपको आपकी लगता है इकोनॉमिक कोलैप्स है, आपके सियासी मामलात आपकी हुकूमत के हाथ में नहीं है, 2 बड़े सूबे, उसके बाद आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो आप देखें कि आप, और अधूरी कौमी असम्बली। नहीं, एक और बात है, आपको लगता है कि जो हुकूमत इस टाइम पर है, इक़्तिदार में है, उनका इंक्लाइंड होता हुआ नजर आ रहा है कि जल्दी इंतखाबात करवा लें? नहीं, वो तो नहीं चाहते हैं, लेकिन देखें आप ये भी तो देखें ना, हालात किस तरह के खुद ही बनते आ रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत देर से है, लेकिन इन हालात में अब जब आपकी इकोनॉमी भी क्लास की हो तो फिर आप इसको, इस सिस्टम को चला नहीं सकते हैं। साहब का जवाब मैं एक ब्रेक के बाद आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी के हवाले से एक अच्छी खबर ये भी है कि रूसी वफ़द जो पाकिस्तान पहुंचा है, डिटेल्स क्या हैं मैं चाहूंगी कि काशिफ आप थोड़ी सी बताते चलें। जी, ये जो बेसिकली ये काम शुरू किया था, बेड़ा उठाया था फरवरी 2022 में, और ये जो इमरान खान एक आला सतही वफ्द लेके गए थे, उस वक्त इसके ऊपर इनिशियल बातचीत भी हुई थी, और कुछ स्पेशल ऑफर भी जो है रशियन प्रेसिडेंट ने दी थी, आपको अगर याद हो तो। लेकिन उसके बाद प्रोसेस नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद रिजीम चेंज हो गया, और वो एक रीजन बन गया बहुत बड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो ताकत के महवर हैं चेंज हो चुके हैं, और इस वक्त जो यूनिपोलर वर्ल्ड थी वो मल्टीपोलर में चेंज हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका जो है अकेला जो है वो सुपर पावर नहीं रहा। कोल्ड वार के ईरा के बाद जो उन्होंने 30-40 साल जो यूनिपोलर वर्ल्ड में उन्होंने राज किया, तो आज मल्टीपोलर है, उसमें ताकत के नए महवर जो हैं वो दुनिया में नजर आ रहे हैं, जिसमें से मेन जो है आपको चीन और रूस नजर आ रहा है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल है। तो उस तनाजर में जो है अमेरिका हमारी जान नहीं छोड़ना चाहता, और रशिया और चाइनीज ब्लॉक जो है सी पैक का जो मामला है वो हमारी मतलब देखें ना, वो तो हमारी भी प्रॉब्लम मजबूरी है, और उसकी वजह से हम चाइना की मजबूरी है। और इस वक्त चाइना और रशिया
वो एक ब्लॉक में है, एक है, तो इसलिए हम पोजीशन जो है हमारे लिए खराब है। तो रशिया का तेल हमने जो उन्होंने स्पेशल ऑफर की थी, वो मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि रशिया ने अगर हमें तेल की ऑफर की थी सस्ते की और गैस की, तो वो बिला वजह नहीं थी। उसके लिए हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो ड्रास्टिक चेंजेस लानी थी, जो हम बावजूद हुकूमत चेंज जो है, रजीम चेंज के बाद हमने नहीं की है। हम फिर उसी ब्लॉक में वापस चले गए जो 1950 से जिस ब्लॉक में थे, आई मीन अमेरिकन ब्लॉक में। बड़ा ब्रीफली हमें ना काशिफ साहब ने ये सारा सिनेरियो जो समझा दिया है। इस्लामाबाद में कल से 3 रोजा इजलास भी जारी हो चुका है, मतलब ये इसी के ऊपर बात होगी। निकोलाई जो है उनकी जेर सदारत बड़ा हाई, मतलब वो बहुत बड़ा जो वफ्द है। आपको लगता है कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं समझता कि इस गवर्नमेंट के साथ जो है वो रशियंस जो है, यही बात हम डॉक्टर स्नैन हमारे साथ हैं। मुझे एक लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट के साथ रशियंस जो है वो फाइनल निगोशिएशन जो है वो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो सियासी जो इस वक्त जहाँ पे इंतशार है उसमें दुनिया को भी मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये अक्सरियत ही नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद जो इसकी पॉलिसीज है रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, वो भी जो है वो मेरे ख्याल में वो सूट नहीं करती हैं रशिया को। बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर स्नैन साहब, वार्म वेलकम। सर, सस्ते तेल LNG की खरीदारी जो रूसी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया, कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले जो इनके विजिट का एजेंडा है 18 मेंबर्स तो मेन है, लेकिन टोटल जो रशियन डेलीगेट है वो तकरीबन 80 का है। 80 का। तो ये अंडर द गवर्नमेंटल कमीशन यानी इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IGC के तहत जो है ये डेलीगेशन आ रहा है। अच्छा, इसमें बात मेनली होगी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अगर ये ऑयल और ये गैस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपकी गैस पाइपलाइन है जिसको आप ट्राई पाइप भी कहते हैं, उसको हटाकर पहले आप मॉस्को के ऊपर आते हैं, जो पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था PSGP का। इसके ऊपर आपने ये समझना है कि इसके ऊपर एजेंडा वो करने आ रहे थे, जो कि आपको 2023 के अंदर प्रोजेक्ट फाइनल करके देना था, और विद इन द गवर्नमेंट ऑफ 2018 आपको ये प्रोजेक्ट बहुत तेज करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके अंदर कहां से होना था? ये कराची टू लाहौर टू पंजाब, यानी अगर मैं आपको ब्रीफली ये बताऊं तो सबसे पहले ये गैस पाइपलाइन जो है वो तकरीबन पोर्ट कासिम से होती हुई सिंध और पाकिस्तान ये पंजाब के शहर कसूर तक ये पहुंचनी थी। ये गैस पाइपलाइन ये 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है। अच्छा, दो आपके जो एजेंडाज हैं इसके ऊपर आ रहे हैं। इसको लीड करेंगे फेडरल मिनिस्टर सरदार अयाज सादिक साहब, और IGC की ये होगी आपकी जो है। इसके अंदर मुख्तलिफ और भी एजेंडाज हैं जिसके ऊपर एग्रीकल्चर, एनर्जी, कस्टम, इंडस्ट्री, एजुकेशन और भी चीजें, लेकिन मैं इसके ऊपर तेल के ऊपर आता हूँ। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 किस्म के जो ऑयल्स हैं वो है सोकोल, शेकलिन लाइट, ईस्टर्न साइबेरियन पैसिफिक, और एक है बायोको। बायोको से वाहिद ऑयल है जिसको आप रिफाइन कर सकते हैं। और इसके इंटरनल मैटर में आपको अर्ज कर दूं कि जो अभी काशिफ बशीर साहब बता रहे थे, थोड़ा सा मैं डिसएग्रीमेंट के साथ जाना चाहता हूं कि 24 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब बगैर किसी तैयारी के यानी शेयर होल्डिंग फैसिलिटी एग्रीमेंट KPSG के फाइनलाइज किए बगैर वहां पे गए थे, और किसी किस्म का वर्किंग पेपर और ड्राफ्ट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था। अच्छा, उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो था तकरीबन USD 2.5 बिलियन प्रोजेक्ट जो था वो भी कंफर्म यानी फाइनलाइज नहीं था विदाउट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द मेजर इशू व्हिच इज बीन यानी प्लेस्ड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये कहा कि आपकी जो है वो कैपेसिटी नहीं है। अब जरा कैपेसिटी को हम समझ लें तो वो ये देखें कि सबसे बड़ी रिफाइनरी बायोको जो है, जो बायोको के ऑयल को आप रिफाइन कर सकते हैं, वो 55,000 टन है जो खाम तेल को रिफाइन कर रही है। अटक रिफाइनरी की कैपेसिटी 80 से 85% है। पाकिस्तान नेशनल रिफाइनरीज जो है वो 60 से 65% कैपेसिटी पर चल रही है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, और दूसरी आपका जो मेजर इशू है वो लॉजिस्टिक्स का है।
अच्छा, या तो आप बहरी रास्ते के थ्रू आएंगे या बाकी ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते से आएंगे तो मिनिमम भी आपका टाइम लगेगा तो 30 से 35 और 35 से 40। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत ज्यादा जो है वो झूठ की बुनियाद पर बातें की थी कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से मुसद्दिक मलिक साहब भी जो है वो पूरी बात नहीं बता रहे थे, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि अभी जो वो जिस काम के लिए आ रहे, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी नहीं है। एक तो ये जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो एक टेक्निकल इनपुट देगा रशिया, दूसरा आपको जो है वो आपकी रिफाइनरीज को इस काबिल करेगा। तीसरी अहम बात, तकरीबन 35,000 करोड़ जो है वो इंडिया ने रूस से डिस्काउंटेड रेट पर लिया। मैंने पहले बता दिया कि 30% के ऊपर बात होगी डिस्काउंट पर, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकेगा। यानी ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी हसनैन साहब। हाँ जी। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, और उसके बाद आप लॉजिस्टिक में हम कह रहे हैं कि अगर वो इवन हो जाएगा तो फिर हमें जो है इससे फायदा क्या होगा? नहीं, एक और बात ये है कि नहीं, एक और बात ये है कि आप हसनैन साहब, अगर तो हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है और अगर ये वक्त मतलब लाइक हमें यहाँ आने तक के लिए और ऑयल मिलने तक के लिए तो फिर स्क्रैच से सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं चाहूंगा कि हसनैन साहब बताएं कि अगर वहां से तेल हम मंगवाते हैं जो भी है और उसको प्रोसेसिंग में और सब कुछ करके लॉजिस्टिक में, उसके बाद वो कितनी देर बाद जो है एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूं, तो टाइम काफी कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस टाइम पर हमें जो है वो जरूरत है सियासी जमातों और सियासी निजाम से निकल के हमें सिर्फ अपनी कौम का सोचना है। एक तो बात यह है कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि आईजीसी के तहत हमें पूरी कौम को और खास तौर पे कुछ सेक्टर्स को और मीडिया को इस पे एम्फसाइज करना चाहिए कि मुसद्दिक मलिक साहब भी हमसे झूठ ना बोले और खान साहब भी हमसे झूठ ना बोले। और वो इस वजह से नहीं क्योंकि जब आपकी वहां पर मॉस्को के अंदर मुलाकात होते हैं, पीएसजी को सबसे पहले आपने फाइनलाइज करना है। और दूसरी बात ये जो कैपेसिटी को वो 2 ऑयल रिफाइनरीज मजीद बढ़ा रहे हैं और वो सबसे पहले आपकी कैपेसिटी को एनहांस करने वाले। ये मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइए कि जो कैपेसिटी को एनहांस करने की बात हो रही है यहाँ पे 2 यूनिट्स पे, तो मुझे ये बताइए कि इसमें कितना वक्त दरकार होगा? इसमें अगर ये सही तरीके से अगर काम करें तो तकरीबन आपको अपग्रेड करने के लिए 5 से 6 महीने दरकार होंगे। 6 माह तो ये डॉक्टर साहब? जी 6 महीने तो ये चले गए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी। तो इसी तरीके से अगर जो अभी ये जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को इंगेज कर रहे हैं। ऑयल आपको महंगा मिलेगा, आप अगले वक्त के लिए तैयार हो जाएंगे। तेल आपको आपकी कैपेसिटी को वर्किंग कैपेसिटी होगी, कुछ मैं अर्ज करने लगा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड अभी इस दफा सिर्फ ये हो रहा है कि आप वर्किंग पेपर जो आप लोगों ने सबने प्रेशर दिया तो वर्किंग पेपर ठीक से बना है। अब अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरटेकिंग होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। जो 2022 के अंदर जो वफद गया था वो सारा का सारा, एक तो थैंक्स टू इमरान खान साहब वो कुछ बातों को कन्फेशन कर लेते हैं और कन्फेशन करके वो अपनी गलतियों को मान के तस्लीम करके स्टेप बैक भी हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि मैं गलत वक्त के ऊपर वहां पे गया था और वो वक्त नहीं था। मैं इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे भारत तकरीबन 56,000 बैरल तेल जो है वो ऑलरेडी ले रहा है, रशिया से खरीद कर अमेरिका को भेज चुका है। इधर अभी वर्ल्ड वॉर की इन्होंने अभी मल्टीपोलर, बायोपोलर और यूनिपोलर की बात की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वाड की तंजीम है, यानी इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है, इधर जो है वो भारत है और इधर आपका जो है वो इंडिया है। अच्छा, अब ये सारे मिलाकर के आप ये देखें कि जो ट्राइका बन रहा है वो पाकिस्तान को हर हालत के अंदर अपना डिस्काउंटेड प्राइस का एलिमेंट बेटर करना पड़ेगा। उसको तेजी के साथ आपकी कैपेसिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और ऑयल आप सस्ता लेंगे क्योंकि आपके पास एक तो गैस पाइपलाइन जो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर अरबों रुपए की स्टोरी आपको तो वैसे सबसे बड़ी स्टोरी ये बनानी चाहिए कि जो तकरीबन 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन मुकम्मल नहीं कर सके और इसमें बहुत सारा पैसा खाया, जिसके ऊपर 2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट जो था वो खाया गया। डॉक्टर साहब ये जो आप पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ये तो जरदारी साहब की जब गवर्नमेंट गई थी 2013 में उन्होंने किया था और उसके बाद
ही हैव इनिशिएटेड, लेकिन उसके बाद में आपको लेकिन वो सॉरी 2013 से 18 तक उस पे काम रोक दिया गया था। जी हाँ, वो काम रोक गया। अच्छा, बेसिकली पिक्चर क्या क्लियर होने वाली है? मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रही थी, बात कर रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि देखें, अब हम लोगों को ऑब्वियसली अभी इस टाइम पर तो इमीडिएट बेसिस पे ऑयल की जरूरत है। जिस तरह आपने कहा हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमें कैपेसिटी की मेंटेनेंस के लिए एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ, कैपेसिटी की मेंटेनेंस के लिए क्या आपको लगता है, आपके नजरिए में, कि हम लोगों को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा सारा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो सिर्फ ये करें कि आप मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो बायोको का रिस्पांस देंगे। अच्छा। आपने हर झूठी बात को मुस्तरद करें, आप मीडिया पे सही खबर चलाएं, आप इनको गलत बातें ना करने दें। आप ये बताएं कि सिर्फ हमारे पास चार रिफाइनरीज हैं, 2 और बनेगी। ये जो 80 का वफद आ रहा है, इतना बड़ा वफद ऐसे नहीं आता होता। वो और अमेरिका, दूसरी अहम बात करना चाहता हूँ, अमेरिका को कोई मसला नहीं है, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि आप उनसे ऑयल ले, भारत उनको दिलवा रहा है। पाकिस्तान को अगर वो सस्ता ऑयल देते हैं तो अमेरिका को कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का उन्होंने मना नहीं मुझे किया। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि इस वक्त जो ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट है, ओपेक का, सऊदी अरब का और अमेरिका का जो है इख्तिलाफ दोबारा से शुरू हो गया है। तो उस तनाज़ुर में हम तो, आप मुझे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि हम जो हमारा ऑयल है वो कहाँ से ज्यादा आता है। तो अगर ये हम रशिया से हो जाता है, लेकिन ये जो आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, उसके बाद तो 1 साल तक हमें ऑयल नहीं मिल सकता, क्योंकि 6 महीने तो है। और आप जैसे कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, आ गया है ओपेक और ओपेक प्लस। अच्छा। ओपेक प्लस 13 की तंजीम है अरब ममालिक की, उन्होंने अपने रेट फिक्स कर दिए। और मजे की बात यह है कि इसमें फायदा मैं आपको बताने लगा हूँ। अभी रशिया ने वेस्टर्न, आपकी यूरेशियन जो बेल्ट है, यानी यूरोप की सारी और वेस्ट का जो ऑयल प्राइस था, उसका प्राइस कैप मानने से इनकार कर दिया। यानी वो अब यानी वेस्ट का प्राइस कैप नहीं लेगा, वो अपना प्राइस कैप बनाएगा। इसका फायदा पाकिस्तान को फौरी उठाना चाहिए। जो प्राइस रशिया लगा है और डिस्काउंटेड प्राइस 30% पे दे रहा है, पाकिस्तान को फौरी डिसीजन लेकर इसके ऊपर जो है वो ऑयल देना चाहिए, ताकि इसको एग्जीक्यूशन करते हुए, अगर आपके तकरीबन विद इन 6 मंथ के अंदर ये सारी चीजें डिटेल्स मुकम्मल हो जाती हैं और प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाता है। लेकिन उस तरह से नहीं, यानी पिछली गवर्नमेंट भी पूरा का पूरा वक्त लेके जाती थी और कुछ नहीं करके आई और ऐसे गलत वक्त पे गई। अभी ऑयल की परचेज आपकी एग्रीमेंट हो सकती है, उन्होंने अपने बंदे भेजे और इस टाइम पे आप रशिया का सिर्फ अपना होमवर्क पूरा करके जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं, इस टाइम पर आप ये देखें कि मईशत के अंदर आप उनके नंबर्स देखें, रशिया जंग के अंदर है, फिर भी उनकी इकोनॉमी बेहतर जा रही है। क्यों? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अस्तान साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मेरे ख्याल में आपको ज्यादा पता होगा, मेरे ख्याल $84 बैरल इस वक्त प्राइस है या इससे कम है, आवाम को फिर भी महंगा मिल रहा है। तो ये अगर हम 6 माह बाद चलें, एग्री कर जाते हैं कि 6 से 8 माह के बाद पॉसिबिलिटी होगी ये सारा प्रोसीजर्स करने के बाद। नहीं, वो तो डार साहब का मसला है जी। वो डार साहब का मसला इस तरह है कि इंटरनेशनल प्राइस आपको सस्ती मिलती है, वो क्या करते हैं 40 दिन यानी इंटरनेशनल प्राइस का गैप होता है। मैं वन लाइनर आपसे ये चाह रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद अगर कोई अनड्यू फेवर या कोई स्पेशल फेवर रशियन गवर्नमेंट हमें देती है, उसके बाद क्या इसका फायदा अवाम तक पहुंचेगा, इसके समरात? क्योंकि माजी में तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अभी भी नहीं हो रहा। ऑयल अगर वो क्लियर करके भी अगर डार साहब उसको पाकिस्तान में जब ऑयल जब सारा महंगा हो रहा है उसको रिजर्व कर ले और जब वो महंगा हो सस्ते में खरीदे और महंगा दे, जिस तरह वो कर रहे हैं, इस तरीके से तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चलेगी। डार साहब जो तरीका कार कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसी चीज पे मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इससे पहले खान साहब ने आपको मिसलीड किया, यानी खास तौर पे हमाद अजहर ने। खान साहब को मैं ज्यादा उसको कसूरवार नहीं कहूंगा क्योंकि उनको ब्रीफिंग ही गलत दी और यानी निहायत ही प्रीम इमेच्योर और आप जो समझते इनकॉम्पिटेंट आदमी हैं हमाद अजहर साहब, जिन्होंने ये सारा मामला किया खास तौर पे एनर्जी और पावर सेक्टर के अंदर। अभी दोबारा से मुसद्दिक मलिक साहब ने किया, लेकिन इसमें खास तौर पे भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि हमें अपग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड गैस करनी है और रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ानी है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। मतलब देखिए हमारे पास 4 रिफाइनरीज ऑलरेडी मौजूद हैं और 2 की हमें चाहिए, तो उसके बाद फिर हम देख सकते हैं। ये MOU साइन होना तो सबसे आपको पता है सबसे सर देखिए आप ये भी तो देखें ना, प्रोसेसिंग में आपको टाइम तो लगता है, फिर भी अगर वो मिनिमम 6 महीने कह रहे हैं और चलो साल में, लेकिन आप इस फॉरेन पॉलिसी के साथ आप अमेरिका की गोद में बैठ के आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया
भारत को नहीं है, भारत को भी तो थ्रेट्स है, वो देखिए वो किस तरह से पहुंचा रही है। भी तो भारत दुनिया की बड़ी तरीन इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी है। हमारा रोल जो है, हमारा जो इंटरनेशनल रोल है वो बड़ा, मैं आई एम सॉरी टू से कि हम वी आर स्टैंडिंग नोवेयर। तो हम एक ही सुपर पावर के साथ लगे हुए हैं और हमने जो अपनी डायमेंशंस हैं फॉरेन पॉलिसी की और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम किसी तरफ उस तरफ तो गए ही नहीं है। और आज भी हम एज ए नेशन हम कहाँ खड़े हैं कि हमारे अवाम भूखा मर रही है। हम वो अभी जो डार साहब की उन्होंने बात की या किसी और मिनिस्टर की बात की कि हम सस्ता पेट्रोलियम लेके महंगा पेट्रोलियम अवाम को बेचते हैं। हम हर चीज सस्ती लेके अब बिजली के जो बम गिराते हैं, गैस के बम गिराते हैं। अच्छा तो, सर ये तो वो बात होगी ना। अब जाते जाते मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात जो है उसके हवाले से आप मुझे ये बताते चलें कि हेरा फेरी तो सामने आपकी आएगी। आपने मुझे भी बताया कि 2 और सीटें नजर आ गई हैं पीटीआई मिल गई हैं जमात इस्लामी। और ब्रेक से वापसी पे आके ना हम इंशाल्लाह ये बात करेंगे, ठीक है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन आपको बताते चलें कराची बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पीपल्स पार्टी ने इसमें जश्न भी मनाया है, जबकि हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर नताइज में हेरा फेरी का इल्जाम भी लगाया गया है। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सरदार लतीफ खोसा साहब ने। वार्म वेलकम करते हैं। खोसा साहब, कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जो है आपकी बज़ाहिर तो अब लीड जो है 3 वोटों की रह गई है, लेकिन आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही हैं हर तरफ से कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उनको यूज़ किया गया और उनको यूज़ करके जो है आपकी पीपल्स पार्टी जो है कराची में 91 सीटें ले चुकी। आपका टेक? देखिए, कौन सा इलेक्शन है जिसमें हारने वाले ने इल्जाम नहीं लगाए। हमारा ये बदकिस्मती से एक रीत बन चुकी है। हम अगर हम जीतते हैं तो हम कहते हैं बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, शफाफ इलेक्शन हुआ है, गैर जानबदार रही है इलेक्शन कमीशन। और अगर हम हार जाते हैं तो हम यही रोना रोते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? मेरे ख्याल में तो इसका सुधार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। खोसा साहब, आपकी पार्टी तो वो पार्टी है कि जो माजी में 80 के बाद 70 की दिहाई के बाद भुट्टो साहब के बाद हमेशा जो आप रोने की बात कर रहे हैं, हमेशा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती रही कि मेरा मैंडेट चुराया गया और चुराया भी जाता रहा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में हो तो फिर वो जो दावा था उसका किया जाए तमाम पार्टीज के लिए। देखिए, हमने तो सभी जमातों के साथ बात की है, किसके साथ नहीं की है? हमने सबके साथ की है। और फिर जब कानून में मुसवदा कानून में जब तरामीम हुई तो उस पर भी एतराज हो गया MQM को। चले पहले हमने कहा आपको ये तराज है तो हमें कोई बात नहीं, मजायका नहीं है, हम इसके लिए इल्तमा की दरखास्त देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हल्का बंदियां जो है अब नहीं हुई थी तो हल्का बंदियां अब MQM ने कहा हमें कबूल नहीं है। तो MQM का इकट्ठा होना उनकी एक वजह बनी, इसलिए कि जब वो इकट्ठा हो गए और उसी इलेक्शन उन्हीं कागजात नामजदगी पर इलेक्शन होना था और हर जमात ने अपना अपना, पाकिस्तान सरजमीन ने अपने उम्मीदवार और अपने सिंबल के तहत जो है इलेक्शन अपने उम्मीदवारान दिए थे और MQM पाकिस्तान ने अपने सिंबल पतंग पर और अपने उम्मीदवारान दिए थे। तो उनका तो जाहिर है बाइकॉट बनना इसलिए बनता था क्योंकि वो एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब और मुतनाज़ तो नहीं लड़ सकते। खोसा साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस किस्म की ऑपोजिशन करती रही, अनफॉर्चुनेटली अब हमें वो ऑपोजिशन नजर नहीं आती है। और ये बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ पर पूरा उतरने वाली वाहिद जमात है, आज उसको नून लीग की बी टीम कहा जा रहा है। देखिए, ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारी अपनी इसमें सरासिंगी हमारे अपने जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी इसकी जो है गूंज हुई कि हमें तो बिलाखिर एक दूसरे के खिलाफ ही शायद इलेक्शन लड़ना पड़े, तो ये कब तक जो है ये हनीमून चलेगा। तो बाहर कैफ ये तो अननेचुरल हनीमून नहीं है जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये अननेचुरल नहीं है क्योंकि हमने माजी के जो सियासी मैदान देखे उसमें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन में थी और जातियां भी आपके साथ हुई, आपके लीडर के साथ भी हुई। देखिए, बिलाखिर यही होना है, लेकिन अभी तो सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता है। मोहतरम इमरान खान साहब ने जो बातचीत की थी और जिस अंदाज से पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान आया था, बल्कि सुनामी आई थी,
वो उसके लिए उनका जाना ही ठहर चुका था और उनके लेकिन कोसा साहब उस सुनामी को तो तूफान में बदलने वाली तो ये इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त जो अवाम कह रहे हैं। वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बाज़ औक़ात सियासी जो है आपकी शतरंज की बाजी की तरह बाज़ औक़ात जो है ये कामयाब होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते हैं। अब ये इस पर जो चूंकि अवामिल बाहर के बहुत ज्यादा जो है खान फरमा होते हैं। अब जो है रूस की जंग जो छिड़ गई यूक्रेन के साथ, उसमें तेल की जो कीमतें ऊपर गई और फिर दोबारा एक लहर जो अब कोरोना की आई है उसमें भी जो है आप मजीद मुआशी जो खर्च था वो और ज्यादा उस पर मुतासर हुआ। तो ये जो है तमाम फैक्टर्स का इस पर जब असर हुआ तो लामहला महंगाई और ज्यादा खोजा साहब आपकी जो कानूनी खिदमात हैं बहुत ज्यादा हैं, आप गवर्नर भी रहे, आप जज भी रहे। मैं चाहूंगा कि एज ए जूरिस्ट मुझे बताइए कि पिछले 9 माह से जो इस्तीफे कौमी असम्बली में पड़े थे और उसके बाद यकदम जो है कल जो है रात को उसको डिनोटिफाई कर दिया गया 35 लोगों को, आप एज ए जूरिस्ट इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें गठजोड़ जो है वो कहा जा रहा है कि उसका गठजोड़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और स्पीकर कौमी असम्बली का जो कि आपकी पार्टी से है। देखिए मुझे ये बताएं कि क्या जमहूरियत चल सकती है अगर इस तरीके से आप पार्लियामान को बेतौकीर करते हैं? जी। अब आपके माशाल्लाह इतने जो है जबरदस्त अददी तादाद थी कौमी असेंबली में, आप उसको छोड़ के जा रहे हैं और फिर आप छोड़ते भी नहीं है और सामने आते भी नहीं है, छुपते भी नहीं है और सामने भी नहीं आते। तो ये जो ये खेल चलता रहा है तमाशा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा इनकार कर दिया गया, अब जो है दोबारा यू टर्न मार के कहते हैं हम वापस आ रहे हैं। तो फिर तो आप इत्तेहादी जमातों को तो खुश होना चाहिए था ना जी। नहीं देखिए इस्तीफों से कभी भी कोई खुश नहीं होता है, जमहूरियत कमजोर होती है। अब अगर हमने ये तय किया था कुछ साल पहले कि हम मीसाक के जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो भी जमात आएगी उसको 5 साल पूरे करने देंगे और उनकी जो है हम मस्बत ऑपोजिशन करेंगे और हम जो है किसी में रखना अंदाजी जो है उसकी उम्र को कमतर करने में हिस्सेदार नहीं होंगे। तो हमने 2 मरतबा आप देखे 5-5 साल का 2013 में हमने 8 से 13 में हमने अपना मुकम्मल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वजीर आज़म को घर भेजा, हमने असेंबली को नहीं तोड़ा। खोसा साहब लास्ट मेरा 1 लाइनर आंसर दे दीजिएगा क्योंकि राना सनाउल्लाह और फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी, तो ये आप इसे कैसे देते हैं? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि हमारी अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी, हम पीडीएम के कोई पाबंद नहीं है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फैसला करेगी और उसके बाद ही अगर पीएजीएम की इसको एंडोर्स करती है या नहीं करती है। लेकिन जाती तौर पर मैं समझता हूं इसका मतलब कि आप अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि सभी को मिल बैठकर इस मुल्क के इस मसाइल का मसाले का हल करना पड़ेगा। आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, आप आगे पीछे कर लें। ये मजाक इस मुल्क में नहीं चल सकता कि 2 असेंबलियों के पहले इलेक्शन हो, 3-4 महीने 6 महीने के बाद दूसरा इलेक्शन हो, आपका मुल्क मुतहम्मिल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू खोसा साहब। अब वहीं पे आ गई हर जी शऊर इंसान यही सोचता है कि जनरल इलेक्शंस अपनी जगह पर हो, हर एक को एक मिल बैठकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 पहले 2 बाद मिल बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन है ही सर ये। सर देखिए अभी भी आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरे की खींचातानी में कोई कुछ नहीं, ना तरक्की हो रही ना कुछ हो रहा है। जो खोसा साहब देखें पुराने आदमी लिबरल आदमी है और बड़ी डेमोक्रेटिक है, उन्होंने बात ये ठीक कही है कि सबको जो है जनरल इलेक्शंस की बात जो है जो हम अभी पहले बात कर रहे थे वहीं पे आ गए हम कि जनरल इलेक्शन ही हल है, उसके अलावा तो ये सियासी। सर ये तो उन्हें भी पता है, मुझे लगता है हम लोगों को भी पता है, लेकिन पता नहीं उन लोगों को जिनको पता होना चाहिए वो लोग इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करे। क्या है विश कि आप भी कोई फेडरल मिनिस्टर होती या प्राइम मिनिस्टर होती थैंक यू सो मच सर। तो फिर आपने भी कहना था कि अभी नहीं इलेक्शन करवाने। नहीं सर उस वक्त देखा जाता क्या पता का नशा नहीं, क्या पता सर मैं एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती होती, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको जो अपोजिशन में थे, जो जेलों में थे, जिन पे मुकदमा चल रहे थे,
वो जब इक़्तिदार में आए तो छोड़ने का दिल तो नहीं करता नहीं सर, वो फिर देख लेते हैं, ऐसा नहीं है, फिर ज़मीर भी आपका कहीं ना कहीं आपको दस्तक देता है। अवाम और अगले वीक इंशाल्लाह मिलेंगे इसी ज़मीर के दस्तक के साथ ही, ज़मीर का दस्तक अवाम की ओपिनियन के लिए, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहने के लिए। ये हमारा था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।